So, good evening, students. Myself Bipin Reshamwala, and I'm hoping that all have come for the meeting. Let's proceed to chapter 6, that is life processes. एक दो मिनट देख लेते हैं, बच्चे आ जाए पूरे, तो फिर हम शुरू करते हैं. So, it's 6 o'clock. I think I must proceed. Let's start chapter 6, that is life processes. Now, students, life processes. We are living. हम जीते हैं, तो लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे? हम क्यों जी रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हम लोग इतना जीते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है. तो लेट्स सी अबाउट दिस इन दिस चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस. हाउ डू वी नो और हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई कोई चीज जिंदा है या कोई चीज नहीं है? इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड, कर्ड यानी कि जो घास फूस होता है वो, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स. अगर कोई हरकत होती है, कोई मूवमेंट होती है, तो उससे पता चलता है कि कोई ना कोई यहाँ पे जो है वो मतलब लिविंग चीज कंसिडर की जाती है. व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप? कि अगर वो सोए हुए हो, तो सोए हुए जब होते हैं, दे वर अस्लीप, देन वी कांट सी पर्टिकुलर मूवमेंट, क्योंकि वो लेटे हुए थे. अपेरेंटली हम लोग कुछ देख नहीं सकते हमारी आंखों से कि भाई वो जिंदा है कि नहीं है. वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डू वी नो दैट? कि वो जिंदा कैसे, हमको कैसे पता चलेगा? वी सी देम ब्रीथिंग. जब ब्रीथ करते हैं तो हमारा चेस्ट पार्ट ऊपर नीचे होता है, तो उससे हमको पता चलता है. एंड वी नो दैट दे आर अलाइव. व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स तो ऐसा कुछ करते नहीं है. हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? प्लांट्स जिंदा कैसे, वो हमको कैसे पता चलेगा? वी सी देम ग्रीन. वो ग्रो करते हैं, वो ग्रीनिश कलर के बढ़ते हैं. सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव ऑफ कलर आफ्टर दैट ग्रीन? के ग्रीन कलर जो होता है तो वो कैसे आते हैं? दे ग्रो ओवर टाइम, टाइम लगता है ग्रो करने में. सो वी नो दैट दे आर अलाइव. सम विल से, in other words, we tend to think of some sort of movement that is either growth related or not as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive. हम लोग प्लांट को देखते रहेंगे ना 24 घंटे, तो भी हमको पता नहीं चलने वाला है कि वो जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि उसका जो ग्रोथ मूवमेंट होता है वो तुरंत के तुरंत स्पॉन्टेनियस नहीं होता है. एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. So, using visible movement as a defining characteristic of life is not enough. कि हम सिर्फ कोई चीज देख सकते हैं तो उससे हमको पता नहीं चलता है. Movements, our very small scale, will be invisible to the naked movement of molecule. For example, is this invisible molecular movement necessary for life? क्या लाइफ के लिए ये जो इनविजिबल मूवमेंट है, ब्रीथिंग हो गया, डाइजेस्टिंग हो गया, तो ये सारी चीजें जो हम जो देख नहीं पाते हैं, तो क्या उससे ऐसा पता चल सकता है कि भाई वो जरूरी है या हम लिविंग है? इफ वी आस्क द क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस. इनफैक्ट वायरसेस, बच्चों वायरसेस के बारे में आपको आजकल देख ही रहा है, कोरोना वायरस बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ है. अब ये जो कोरोना वायरस है वो किस तरह से, वायरस क्या होता है? पहली बात तो वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है ना, तो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है. कि जैसे कि हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो उसने किसी चीज़ का मूवमेंट दिखाया, नो. इट डायरेक्टली अटैक्स अवर इम्यून सिस्टम, हमारी मशीनरी को यूज करता है. जैसे कि कोरोना की बात कर लो, तो हमारी लंग्स को यूज करके खुद जिंदा रहता है, बट हमको ये पूरी तरह से हार्म करता है.
So viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells, and that is partly when there is a controversy about whether they are truly alive or not. कि भाई ये जो वायरस है वो क्या जिंदा है कि वो जिंदा नहीं है. तो एक्चुअली दे आर लिविंग, बट देयर मूवमेंट और देयर रिस्पॉन्स वी कैन सी आफ्टर एंड आफ्टर दे एंटर द होस्ट बॉडी. होस्ट बॉडी उसको बोलते हैं जो हम अफेक्ट करता है. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी और की बॉडी में से न्यूट्रिशन डिराइव करता है तो उसको होस्ट बॉडी कहते हैं. Why are molecular movement needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They have tissue have cells, cell have smaller components in them, and so on. Because of effect of environment, these organized order, nature of living structure is likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creature must be keep repairing and maintaining their structure. हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली मेंटेनेंस चाहिए. तो ये रिपेयरिंग मेंटेनेंस किस तरह से होता है? हम जो खाना खाते हैं बच्चों, तो ये खाना हम खाते हैं सिर्फ खाने की प्रोसेस नहीं है. खाना हम खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, हर सेल तक उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, ये सारे जाते हैं, एंड देन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेल्स तक पहुंचते हैं. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. What are the maintenance process in the living organism? So let us explore. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है ये कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस चलती है. What are life processes? The maintenance function of the living organism must go on even when they are not doing any particular work. अगर हम भाग रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी टांगे काम कर रही है, हमारे हाथ काम करते हैं. बट अगर हम ऐसे ही नॉर्मली आइडियली बैठे हैं तो भी क्या हमारी बॉडी में मेंटेनेंस हो रहा है? तो भी हमारी बॉडी में सेल्स रिपेयर हो रहे हैं. तो वो क्यों हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं? इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन. ऐसा नहीं है कि अगर हम सो जाएंगे तो मेंटेनेंस अपनी बॉडी का बंद हो जाएगा, या रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, या डाइजेशन बंद हो जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर हम कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी हमारे सेल्स को कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म्स दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. तो जो हमारी बॉडी में प्रोसेस चलती है, हम खाना खाते हैं, वो खाने मॉलिक्यूल्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर रेस्पिरेशन प्रोसेस में कन्वर्ट होता है. रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मिलती है. ये जो एनर्जी होती है वो हमारे कई सारे एक्टिविटीज में काम लगती है. प्लस जो भी हम खाना खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये हर एक सेल तक पहुंचता है. एंड आफ्टर एवरी सेल को एनर्जी मिलेगी तो वो फंक्शनिंग बराबर करेगा. सेल से टिश्यू फंक्शन बराबर करता है, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. तो पहले तो हमने देखा बच्चों कि हमको एनर्जी चाहिए. अब एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी मिलती है हमको फूड से, जो हम खाना खाएंगे उससे. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ये खाना जो हम खाते हैं वो आउटसाइड, बाहर से आता है. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड. तो फूड जो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाता है और हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. A process we commonly call nutrition. तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में वो खाना जाता है, उसका डीकम्पोजिशन होता है, यानी टूटता है. वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो टूटते हैं, एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो है वो पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस में आने वाला है. तो फिलहाल तो न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस विच गिव्स अस एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी कैसे मिलेगी तो वो भी प्रोसेस में आएगा अभी. If the body size of an organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on the earth depends on carbon-based molecules, हमारे सराउंडिंग में दुनिया भर के कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, हम जो भी खाना खाते हैं ना बच्चों, इन सभी में, चाहे तुम रोटी खा लो, चाहे तुम राइस खा लो, इन सभी में कार्बन कंटेंट होता ही है. Most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional processes. अब सभी ऑर्गेनिज्म एक ही तरह से खाना नहीं खाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरह का खाना चाहिए होता है.
द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड यानी कि वेराइटी अलग अलग, सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. These sources of energy therefore needs to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining living structure as well as to the kind of the molecule to the body needs to grow. सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो इस चीज को, हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स तरह का होता है. जैसे कि हम सपोज के रोटी खाते हैं, दैट चपाती और रोटी जो हम खाते हैं, दैट पर्टिकुलर फूड व्हेन एंटर्स अवर बॉडी, तो वो रोटी सीधा पेट में जाता है, वो च्यू हम करते हैं, उसको चबाते हैं, तो उसके बाद कई सारी प्रोसेस होती है. वो डाइजेशन जब होता है ना, तो रोटी रोटी के फॉर्म में नहीं रहती है, दैट डीकम्पोज, वो धीरे धीरे जो है वो टुकड़ों में बट जाता है, एंड फाइनली दैट पर्टिकुलर चपाती और रोटी और राइस विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट. वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज ग्लूकोज. देन फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी. हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. फॉर दिस many organisms use oxygen source from outside the body. अब यहाँ आ गया मेन पार्ट, ऑक्सीजन. हमने खाना तो खा लिया, ओके, वॉट एवर वी ईट दैट गोज फॉर डाइजेशन. अब डाइजेशन ही खाली प्रोसेस नहीं है, हम ऑक्सीजन भी बाहर से लेते हैं. तो ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन हम बाहर से लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन आता है. तो ये जो ऑक्सीजन है वो बाद में क्या प्रोवाइड करता है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो ये ऑक्सीजन जाता है हर एक सेल्स तक. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs, it is what we call respiration. तो ये आ गई अपनी सेकंड प्रोसेस. पहले हमने क्या किया, पहले खाना खाया, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सेकंड क्या हुआ यहाँ पे, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है बच्चों? अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो जो हमने ऑक्सीजन लिया है तो वो जाके सेल्स तक पहुंचेगा नहीं और सेल्स अपनी एक्टिविटीज करेंगे नहीं. ओके, now in the case of a single cell organisms, no specific organs or for taking in food, exchange of gases or removal waste product may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अब बच्चों अगर बात करें अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स की, ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा है, पैरामेशियम है. तो ये लोग कैसे खाना डिराइव करते हैं? हमारी बॉडी में तो कई तरह की ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स अपना काम करती है, बट ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे काम करती है? नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड. इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन ही नहीं होती, एक ही सेल होता है. अब एक ही सेल के अंदर इतने सारी ऑर्गन्स वगैरह कुछ नहीं होता है. इनके तो पर्टिकुलर जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, देन माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये सारे जो वेल ऑर्गेनाइज जो स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइज है वो सब तो होता ही नहीं इनमें. तो ये खाना कैसे डिराइव करते हैं? तो ये क्या करते हैं, दे अरेंज द फूड फ्रॉम द सराउंडिंग. से फॉर एग्जाम्पल अमीबा की बात करें, अमीबा जो होता है वो अपने सराउंडिंग से खाना डिराइव करता है. अमीबा, पैरामेशियम जैसे और माइक्रोब्स जो होते हैं सिंगल सेल, वो पानी में जो होते हैं अपने सराउंडिंग से ही छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह ये सब के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्वायर करते हैं और उसी को खाते हैं. तो कैसे खाते हैं, तो लेट्स सी. बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. हमारी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ एक सेल से नहीं बनी है. वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सो डेफिनेटली वी आर हैविंग मैनी मोर ऑर्गन्स. और इतनी सारी ऑर्गन्स और इतने सारे सेल्स, हम एक्सटर्नल बाहर के एनवायरमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है. तो डेफिनेटली हमारी सारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल एनवायरमेंट से ही नहीं हो जाती है, हमको हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोसेस करना पड़ता है. इन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Definitely अगर हम हमारे स्किन की बात करें तो हमारी स्किन एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है. बट व्हाट अबाउट अवर स्टमक, अंदर जो पेट है हमारा, लीवर है, पेनक्रियाज है, कई तरह की ऑर्गन्स है, क्या वो बाहर है हमारी बॉडी के? सो नो. द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. बच्चों डिफ्यूजन वर्ड समझ लेना बराबर से. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की बात हो सकती है, या यहाँ पे किसी भी तरह की बोलते हैं ना कि फूड पार्टिकल्स की बात हो रही है. तो डिफ्यूजन का मतलब होता है बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जाना और आना. तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, अमीबा, पैरामेशियम, इन सब में होता है. हमारी बॉडी में ये पॉसिबल नहीं है.
क्योंकि हमारी बॉडी डिजाइन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. We have seen previously that how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of the specialized tissue. Definitely हम जो खाना खाते हैं तो हम खाना जो खाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनल से खाते हैं. हमारा खाना जो है वो लंग्स में कभी नहीं जाता है. हमारा खाना एलिमेंट्री कैनल से स्टमक में जाएगा. और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन अपने स्टमक में नहीं जाएगा. ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाएगा. तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स जो अपनी बॉडी में है, ऑर्गन्स जो हैं, वो सभी का स्पेसिफिक टास्क है पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए. However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism, while all the part of the body needs them. हमारे तो पूरे के पूरे जो सेल होता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सेल्स हैं. ये सारे जो सेल्स हैं, इन सभी सेल को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. तो एनर्जी का अगर रिक्वायरमेंट है तो ये एनर्जी हर एक सेल को मिलेगा कैसे? While all the parts of the body needs them, this situation creates a need for the transportation system. तो ये थर्ड चीज आ गई. हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो हमको मिला हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन में से एनर्जी हमको मिलती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू. तो अब ये जो एनर्जी आई, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए ना. हमारी पूरी बॉडी में ये फैलना चाहिए. तो ये पूरी बॉडी में फैलेगा कैसे? तो वाया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड. ये ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में घूमता है. तो पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो हर एक सेल तक जो है ये सारे पार्टिकल्स, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सारी बेसिक चीजें पहुंचाता है. तो ब्लड एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टरी सिस्टम. और सिर्फ ब्लड ही नहीं है, ब्लड तो एक कंपोनेंट हुआ. सबसे मेन ट्रांसपोर्टरी सिस्टम अगर ब्लड का भी है ना तो वो हार्ट है अपना. हार्ट जो होता है पंपिंग करता है, आप सभी को पता ही होगा ये चीज. For carrying food and oxygen from one place to another in the body. The transportation system is necessary for food and oxygen transport. When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct. Very important बच्चों. Byproduct का मतलब है वेस्ट चीजें भी प्रोड्यूस होती है. काम की चीजें तो प्रोड्यूस होती है, बट अपनी बॉडी में जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जितनी काम की चीजें होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है. बट कुछ कुछ चीजें अनडाइजेस्टेड फॉर्म में भी रहती है, तो वो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में जो जाती है वो हमारी बॉडी से बाहर आना चाहिए. तो दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन प्रोसेस. देर आर नॉट यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल. ये सिर्फ यूजलेस ही नहीं है, सेल्स को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है. सेल्स को जितनी चीजों की जरूरत है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, कई तरह के एंजाइम्स हो गए, ये सारी चीजें जो प्लांट्स वगैरह को चाहिए या ह्यूमन बॉडीज को चाहिए वो सब तो ले लेगा. बट जो चीजें प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स को नहीं चाहिए उसका वो क्या करेंगे? तो वो सारी चीजों को रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से बाहर. तो उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए. तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, and therefore need to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. Again, if the basic rule for the body design in the multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue. तो यहाँ पे पूरा एक समराइज में वापस से आपको कर देता हूँ कि हमारी बॉडी में 4 तरह की लाइफ प्रोसेसेस होती है. तो व्हाट आर दिस 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन. हमारी बॉडी को फूड की जरूरत होती है तो हम वो बाहर से अरेंज करते हैं. हम जो भी खाना खाते हैं तो दैट इज न्यूट्रिशन. सेकंड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है और एनर्जी प्रोडक्शन करती है. जो हम खाना खाते हैं दैट पर्टिकुलर फूड वो रिक्वायरमेंट अमाउंट में जाता है, हमारी बॉडी सेल में जाता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोसेस करता है और एनर्जी प्रोडक्शन करता है. थर्ड थिंग कि ट्रांसपोर्टेशन. ये जो फूड और जो हमने ऑक्सीजन लिया वो हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए. देन हर एक सेल जो है ये हर एक सेल तक पहुंचाएगा कौन? तो ये सिस्टम कौन करेगा? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. एंड फोर्थ वन कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो डेवलप होता है, जो भी टॉक्सिक चीजें होती है, जो पॉइजनस चीजें होती है, यूजलेस चीजें होती है, वो सारी चीजों को बाहर निकालना होता है. तो फॉर दैट अ सिस्टम इज देयर दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीटरी टिश्यू के थ्रू, एक्सक्रीटरी यूनिट के थ्रू ये प्रोसीजर भी कवर अप होता है.
तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग 4 प्रोसेस देखने वाले हैं, इसमें से कुछ भी लर्न करना नहीं था, दिस इज ऑल फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन। ये जो भी हमने अभी तक का टॉपिक देखा वो सब जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ही था। ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर हियर। Why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human? अभी मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन जो होता है दैट इज फॉर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा पैरामेशियम टाइप्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, कोई मल्टी डेवलपमेंट ऑर्गेनल्स भी नहीं है उनके अंदर। सो व्हाट विल हैपन, वो अपने एनवायरमेंट से फूड वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, बट वी ह्यूमंस, हमारे ह्यूमंस की जो बॉडी है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द सिंगल सेल, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन मेथड काफ़ी नहीं है। हम एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहेंगे, खाना पीना एनर्जी सब कुछ हमको वैसे ही मिल जाएगा एनवायरमेंट से, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसी के लिए नेचुरली हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो हमको चाहिए। ओके, सेकंड वन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, कि कोई चीज जिंदा है वो कैसे हमको पता चलेगा। तो वाया ग्रोथ, कोई चीज अगर ग्रो कर रही है, कलर चेंज हो रहा है, कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, डूइंग सम वर्क, द दीज ऑल आर द प्रोसेसेस जो हमको पता चलता है कि कोई चीज जिंदा है या कोई चीज नॉन लिविंग है। थर्ड वन, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय फॉर द ऑर्गेनिज्म, कि बाहर से हमको क्या लेना पड़ता है। तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूलर फूड जो हम खाना खाते हैं सभी के सभी कार्बन बेस ही होता है, चाहे तुम कुछ भी बाहर से खाओ उसमें किसी ना किसी तरह का कार्बन कंपाउंड जरूर से होता है। एंड ऑक्सीजन, हम बाहर से ऑक्सीजन भी लेते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। फोर्थ वन, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, तो अभी जो हमने 4 चीज देखी, हमारी लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस चाहिए। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स, 4 बेसिक प्रोसेस जो हैं वो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। ओके, नाउ न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें कई सारी चीजें आएगी, बट यहाँ पे पहले हम जो न्यूट्रिशन की बात करेंगे वो थोड़ा बेसिक रहेगा, तो ध्यान देना। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, apparent यानी हम लोग सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, दिख नहीं रहा है कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. Nutrition सबसे मेन, हम लोग कहाँ से हमारी एनर्जी आती है, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमको एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी में कई तरह की सिंथेसाइज प्रोसेस होती है, कई तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में बनती रहती है, हमारी ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो, कई तरह के हमारे बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह बनाना हो, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें हमको चाहिए रहती है। तो इन सभी में जो है वो किसी ना किसी तरह से हमको चाहिए। Food is the basic requirement. How do living things get their food? Living organisms को food कैसे मिलता है, किस तरह से food उनको मिलता है। Just a second. The general requirement for energy and material is common in all the organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources. बच्चों, inorganic sources यानी वो sources जिसमें कार्बन नहीं होता है, वो कार्बन के फॉर्म में जरूर हो सकता है बट कार्बन नहीं होता है। तो inorganic sources से कौन लेता है, तो प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स, हमने 15 चैप्टर में भी देखा था कि ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं। ऑटोट्रॉप्स आर द ग्रीन प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गेस, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है और अपना खाना वो लोग खुद बना सकते हैं वाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर द ऑटोट्रॉप्स, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कई तरह की कॉम्प्लेक्स चीजें, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। वो कैसे होगा, हम लोग जो खाना खाते हैं, सपोज के आपने अगर पिज्जा खाया, तो ये पिज्जा का पिज्जा पूरा पेट में पिज्जा के ही फॉर्म में नहीं जाने वाला है, वो पहले हम लोग उसको चबाएंगे, हम लोग उसको च्यू करेंगे,
जब भी हम चबाते हैं ना, आप ध्यान देना कि हमारा सलाइवा मिक्स होता है, तो सलाइवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे खाने में। तो क्या है वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। सो कॉम्प्लेक्स चीजों को पहले सिंपलर चीजों में कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस, ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये वर्ड। एंजाइम्स, हमारी बॉडी में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, इनको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। केमिस्ट्री में ये वर्ड सुना होगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो एंजाइम्स हमारी बॉडी में भी सेम काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट फटाफट करने के लिए कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि हमारा सलाइवा होता है, जो मुंह में थूक होता है, तो जो सलाइवा होता है उसके अंदर ही सलाइवरी एमिलेज करके एंजाइम होता है, जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, उसको सिंपलर कंपाउंड यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। Thus the heterotrophs survival depend directly or indirectly on autotrophs. हेट्रोट्रॉप्स बच्चों आपको बताई है, अस यानी कि यहाँ पे हम लोग भी हेट्रोट्रॉप्स में आ गए, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये किचन में खाना बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये हेट्रोट्रॉप्स यानी कि हमारे पास ना ही क्लोरोफिल है, ना ही हम सन की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। हमको दूसरे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है खाने के लिए। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स एनिमल्स एंड फंगाई। तो एनिमल्स और फंगाई यानी एनिमल्स में हम भी आ गए, तो हमको प्लांट्स पे या तो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है फॉर द फूड रिक्वायरमेंट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो ये ध्यान से समझना, बहुत कुछ इसमें समझने लायक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नाम से ही पता चल गया होगा। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड बाय देमसेल्व्स, उनको किसी और पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सी, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. It is the process by which autotroph takes in substance from the outside and convert them into stored form of energy. ये stored form of energy क्या है बच्चों? तो ये है खाली कट ATP। कर जावे सेकंड में। ATP, ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 9th स्टैंडर्ड में भी आया होगा। This material is taken from in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आपको पता ही होगा। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स के पास खुद का जो मटेरियल होता है वो है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, नाउ व्हाट दिस क्लोरोफिल डू? ये जो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट प्लांट को मिलती है सनलाइट से। सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल लेगा और यहाँ पे अपना खाना बनाने का प्रोसेस करेगा। बट नॉट जस्ट दिस, व्हाट अदर थिंग्स द प्लांट रिक्वायर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को जो है वो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, और वाटर जो है वो प्लांट जो है वो सॉइल से खींचता है, जमीन से खींचता है। भाई धीर पटेल, प्लीज ऑफ योर म्यूट कर दो। बाजू में लिखा ही है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट व्हाट प्लांट नीड 4 थिंग्स। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से मिलता है। सेकंड, वाटर जो उनको जमीन से सॉइल के थ्रू मिलता है। थर्ड, उनको चाहिए क्लोरोफिल जो कि उनके खुद के पास होता है। एंड फोर्थ वन, दैट इज सनलाइट जो उनको सन से मिलता है। वाया दिस 4 थिंग्स दे प्रिपेयर देयर फूड विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट जो वो खाना बनाते हैं उसी में से उनको एनर्जी भी मिलती है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। कैसे बनता है वो हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये ऑब्जेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो खाना बनाती है प्लांट्स, ये खाना बनाने के बाद जो स्टोर्ड फॉर्म में रखते हैं, अपनी प्लांट जो है वो स्टोर फॉर्म में, से फॉर एग्जांपल पटेटो, पटेटो की अगर बात करें तो पटेटो में स्टार्च होता है। जो हम पटेटो खाते हैं तो वो एक तरह का स्टार्च है, बट ये प्लांट के लिए स्टोर्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो ध्यान रखना कि जो एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइजेशन नहीं होता प्लांट्स के लिए, तो वो स्टोर्ड फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में रख देते हैं।
साइड पे ऐसा अपने पास, which serves as the internal energy reserve to be used and when required by the plant. प्लांट को जब कभी भी जरूरत पड़ेगी, से फॉर एग्जाम्पल सनलाइट अगर नहीं मिल रही है प्रॉपरली, तो उस टाइम पे प्लांट जो है वो अपना ही स्टार्च जो डेवलप किया होगा उसी को यूज करेगा. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in the form of glycogen. Very important. ग्लाइकोजन. ये याद रखना, ग्लाइकोजन का फॉर्मूला मैंने नीचे ही लिखा हुआ है, C6H10O5N. N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है. इसको हम लोग बोलते हैं पोलीसेक्राइड. पोलीसेक्राइड का मतलब होता है सिंपल ग्लूकोज. हम जो कुछ भी खाना खाते हैं बच्चों, तुरंत का तुरंत डाइजेस्ट तो हो जाता है, बट वो पूरा का पूरा एनर्जी अपने यूटिलाइज नहीं कर लेते हैं. ऐसा नहीं है दैट हमने आज खाना खाया तो कल अगर खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे. ऐसा नहीं है. हम 30-40 डेज तक बिना खाने के भी रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपनी बॉडी में स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो ये यूटिलाइजेशन होता है एज अ रिजर्व फूड, एज अ बफर स्टॉक. तो कैसे होता है? तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म में रहता है ये. ओके, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए होता है. बट आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आप 2-3 दिन भी खाना नहीं खाओगे ना तो थोड़ा वीक फील करोगे. मर नहीं जाओगे बट थोड़ा वीक फील करोगे. क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर हम कोई काम करते ही आ रहे तो हमको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी सप्लाई के लिए कंटिन्यूसली हमको खाना वगैरह भी खाते रहना पड़ता है. बट यहाँ पे अगर हम खाना नहीं खाएंगे एंड सेम अमाउंट ऑफ वर्क अगर हम रोज करते जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल बी फीलिंग वीक. सो यहाँ पे बच्चों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ये मैं वैसे तो भेजने ही वाला हूँ आपको, बट फिर भी आप समझ लीजिए क्या है ये. तो सबसे पहले वहां पे ग्लूकोज का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, C6H12O6. और तीसरा नंबर पर फ्रुक्टोज मैंने लिखा हुआ है, दैट इज C6H12O6. ये दोनों के फॉर्मूला सेम है. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इनको हम लोग सिंपल शुगर बोलते हैं. बच्चों शुगर का मतलब है ना सिर्फ वो शुगर अपने घर में जो चीनी खाते हैं ना उसके साथ कंपेयर मत करना है इसको. हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारी हर फूड में कार्बोहाइड्रेट की भरमार होती है. तो ये सारा कार्बोहाइड्रेट जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर. ओके, देन द शुगर, शुगर जो होती है वो शुगर हम बात कर सकते हैं, कोई भी मीठी चीज जो होती है तो उसका शुगर कंटेंट जो होता है C12H22O11. तो ये फॉर्मूलाज आप लोग दिमाग में रखना, ये बहुत बार पूछे जाने वाले फॉर्मूलाज है. ओके, तो अगेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिंपलर कंपाउंड है, सिंपल शुगर है, जबकि शुगर जो है C12H22O11 दैट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर. शुगर टूटता है, डिकम्पोज होता है, एंड ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है अपनी बॉडी में ही. ओके, तो इसके बारे में फिलहाल ये कुछ था नहीं, ये तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, तो फिर भी इसको दिमाग में रखना, कभी भी पूछ सकते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन. प्लांट जो खाना बनाता है तो होता क्या है, रिएक्शन क्या होता है उसमें? तो यू कैन सी द फोटोसिंथेसिस इक्वेशन हियर. 6CO2 plus 6H2O in presence of chlorophyll and sunlight will give C6H12O6 plus 6O2. यहां जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको तो वो ग्लूकोज है. अब आप खास एक चीज नोटिस कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं, यानी एनवायरमेंट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. एंड यू कैन सी कि ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं. तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स. बाई प्रोडक्ट यानी कि क्या प्रोड्यूस होता है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो योर आंसर विल बी 2, दैट इज फर्स्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. ओके, नीचे सेम इक्वेशन है, मैंने मेरे हैंडराइटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, ऐसा क्या हो जाता है फोटोसिंथेसिस में जिससे प्लांट्स को एनर्जी मिलती है. लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चों वो थोड़ी देर बाद पूछना, पहले मैं एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देता हूँ. आप पॉइंट स्टिक कर लेना जो जो आपको पूछना करना है, क्योंकि यहाँ बीच में टाइम अपने पास रहेगा नहीं और एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सबसे पहला क्या होता है, लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी कहाँ से आती है, तो सन के थ्रू आती है. तो लाइट एनर्जी में से कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो बच्चों मैंने साइड पे लिखा हुआ है फोटॉन्स, उनको बोलते हैं फोटोन. प्रोटॉन नहीं है ये है फोटॉन्स. फोटॉन्स आर द लाइट पार्टिकल्स
विच आर यूटिलाइज बाय द प्लांट्स। क्लोरोफिल पार्ट जो है, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, तो वो यूटिलाइज करता है लाइट को। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है प्लांट के अंदर? तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से इसको। जैसे ही लाइट एनर्जी आएगी, यानी फोटॉन्स एंटर करेंगे क्लोरोफिल में, यहां पे एक केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन यानी लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्या होगा उसमें? जो वाटर सॉइल के थ्रू लिया गया है, H2O जो सॉइल के थ्रू प्लांट ने लिया था, तो वो मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे। किस में? तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ये दो में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड थर्ड वन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे कम नहीं हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो है, वो इसके सेकंड पॉइंट में हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट का एक प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जैसे मैंने बताया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। तो ये सारे स्टार्च कंपोनेंट है। इसमें कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है और इसमें ऑक्सीजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में तीन चीजें होती है बेसिकली, अलग अलग कंपोजिशन में। These steps need not to take place one after the other immediately। अभी जो लाइन में दिया है ना, जरूरी नहीं है कि एक साथ लाइन में ही हो जाता है, कि पहले हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा फिर वाटर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग टाइम पे भी हो जाता है। भाई ये समीर महापारा क्या कर रहे हो यहाँ पे? स्क्रीन क्यों अलग अलग कर रहे हैं? ओके, सो these steps need not to take place one after the another immediately। एक के बाद एक तुरंत ही ये प्रोसेस नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare at intermediate which is acted upon by energy absorbed by the chlorophyll during the day। डेजर्ट प्लांट बच्चों क्या काम करते हैं? आपने देखा होगा डेजर्ट प्लांट में ये हीट काफी ज्यादा होती है। अब आपको पता होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैस स्टोमेटा के थ्रू होता है, प्लांट्स में स्टोमेटा होता है। तो अगर वो दिन के टाइम में स्टोमेटा खुलेगा ना, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज कम और पानी का वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुरंत के तुरंत पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। तो इसलिए डेजर्ट के टाइम पे, दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब वो लोग लेते हैं? रात को लेते हैं, जब गर्मी कम होती है। तो रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और दूसरे दिन सुबह में फोटोसिंथेसिस अंदर ही करेंगे। तो ये याद रखना कि डेजर्ट प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड टेकिंग प्रोसेस जो होता है वो रात को होता है, ना कि दिन में। बाकी नॉर्मल प्लांट्स में दिन में ही हो जाता है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे डायग्राम बाजू में बच्चों दिया हुआ है, ध्यान देना। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? दो तरह के क्रॉस सेक्शन होते हैं जब लीफ को काटते हैं माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। तो या तो सीधा काटते हैं या तो टेढ़ा काटते हैं। तो क्रॉस सेक्शन अगर काटेंगे, सीधा काटेंगे, तो किस तरह से वो दिखेगा? तो यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहा है हमको। इफ यू केयर हेतवी म्यूट करो प्लीज। If you carefully observe a cross section of the leaf under the microscope, you will notice that some of the cells contain green dots। बाजू में डायग्राम देखो, जो डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो डायग्राम में आपको ग्रीन दिख नहीं रहा होगा, बट ग्रीन कलर के जो डॉट्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं यहाँ पे। These dots are the cell organelles called chloroplast। ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, which contain chlorophyll। तो सेल के अंदर एक क्लोरोफिल है। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा, इसका स्ट्रक्चर भी होता है। Let us do an activity which demonstrate the chlorophyll is essential for the photosynthesis। तो यहाँ पे कुछ तीन एक्टिविटीज की हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स सी। इसको एकदम शॉर्टकट में मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। एक्टिविटी 6.1, यहाँ पे दो प्लांट दो लीव्स लिए गए हैं, वेराइगेटेड लीव्स। वेराइगेटेड का मतलब होता है कि अलग अलग शेड्स वाले। आप मनी प्लांट देख लो, क्रोटन प्लांट देख लो। तो लेट्स सी। Take a potted plant with variegated leaves, for example money plant or croton। Keep the plant in a dark room for 3 days so that all its starch get used up। अब ध्यान से समझो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हम सनलाइट में कंटिन्यूसली प्लांट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करता रहता है। तो हमने क्या किया, ये प्लांट को डार्क रूम में रखा।
डार्क रूम में रखने से, 3 दिन डार्क रूम में रखने से क्या होगा कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो नहीं पाएगा, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी। सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो यहाँ पे नया जो कार्बोहाइड्रेट बनना चाहिए वो नहीं होगा। तो प्लांट क्या करेगा, अपना जो ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में स्टार्च होगा पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेगा। तो उसको जिंदा तो रहना है ना। तो जैसे हम एक दिन खाना नहीं खाए, 4 दिन खाना नहीं खाए तो मर नहीं जाएंगे, तो वैसे ही प्लांट 2-4 दिन 5-6 दिन तक ऐसे ही जिंदा रह सकता है, अगर वो फोटोसिंथेसिस ना करे तो भी। तो जितना भी स्टार्च बनाया है वो यूजअप हो जाएगा। नाउ नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। 3 दिन डार्क रूम में रखने के बाद उसको सनलाइट में हमको रखना है। Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it, and trace them on the sheet of paper. Dip the leaf in the boiling water for few minutes. इन जो लीफ है, ये जो पहला वाला जो ए फिगर है उसको देखना, ये लीफ जो है उसको बॉइलिंग वाटर में हमको इसको रखना है। एक सेकंड बच्चों। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। सर आपका आवाज बंद हो गया है। हेलो। अब आ रहा है? ओके। क्या आ रहा है? हाँ ओके। तो अगेन रिपीटिंग कि जो लीफ है उसको बॉइलिंग वाटर में आपको रखना है, उसके बाद अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में रखना है। अल्कोहल में रखने से होगा क्या कि जो लीफ है पूरा डीकलराइज हो जाएगा। जो लीफ का ग्रीनिश पार्ट है ना, वो पूरी तरह से पानी का जो जो सॉल्यूशन होगा वो पूरा ग्रीनिश हो जाएगा, जबकि लीफ जो है ना वो डीकलराइज हो जाएगा। डीकलराइज का मतलब जो ग्रीन पैचेस होते हैं वो सब निकल जाएंगे। अब उसके बाद उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन रखना है। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के फायदा, आई मीन फायदा तो नहीं, ये एक टेस्ट है। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या होगा, जो प्लांट का ग्रीन जहां जहां पे पैचेस है ना, इसका मतलब वहां पे स्टार्च बना हुआ होगा। तो आयोडीन डिटेक्ट करता है स्टार्च को। जैसे ही हम आयोडीन को स्प्रेड करेंगे, उसके आयोडीन सॉल्यूशन में वो पत्ते को डालेंगे, लीफ को डालेंगे, देन दैट पर्टिकुलर वेर एवर द ग्रीन पैचेस वर देयर, इट विल कन्वर्ट टू ब्लू ब्लैक। वो जो ग्रीन कलर के पैचेस जहां पे थे, वो बाजू में डायग्राम आप देख सकते हो, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ब्लू ब्लैक हमको कलर क्या डिटेक्ट करता है कि आयोडीन की वजह से ये
स्टार्च हमको डिटेक्ट हुआ। अब आप देख सकते हो कि स्टार्च कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, तो जहां जहां पे क्लोरोफिल था वहां वहां पे ही स्टार्च डिटेक्ट होता है। ओके, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। तो हमने पहले देखा था तो ग्रीन पार्ट जहां पे थे, अब उन्हीं पार्ट्स के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर का पूरा कलर आ चुका है। तो ये कलर किस वजह से आया? आयोडीन में डिप करने की वजह से आया। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? The starch is present in the leaves in absence of chlorophyll. Starch कब वहां पे दिखाई देगा? जब जहां क्लोरोफिल नहीं होगा। ये क्लोरोफिल एक बार निकल गया तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो जितना स्टार्च बचा हुआ है ना बच्चों, उतना ही स्टार्च हमको दिखाई देगा। कुछ दिन बाद अगर देखोगे ना, अगर उसको और भी डार्क रूम में रखोगे तो ये जो स्टार्च था वो भी नहीं दिखाई देगा। तो आयोडीन टेस्ट हमको क्या डिटेक्ट करवाता है? इट इज यूज टू डिटेक्ट स्टार्च इन द प्लांट्स। ओके, तो ये एक्टिविटी थी अपनी 6.1, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसमें हमको स्टार्च डिटेक्ट कर रहे हैं कि क्लोरोफिल कितना जरूरी है प्लांट के लिए, और अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ तो क्या खाना बन पाएगा? तो नो, प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा क्लोरोफिल के बिना। ओके, सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर हाँ जी। है सर, वो इक्वेशन है ना हाँ, सर, उसमें ना मेरे में 6H2O भी दिया है वो हाँ प्रोडक्ट्स में। तो वो बैलेंसिंग की बात है उसमें। वो आप 6H2 और 12H2O नहीं लगाएंगे ना तो भी चलेगा, यस सर, क्योंकि वो दोनों थैंक साइड पे यू। H2O दिया हुआ है, वो बैलेंस करने के लिए वाटर है। वो वाटर आप नहीं